अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद की तरफ, जहां कानपुर में खबर चलाने से बौखलाए थानेदार ने पत्रकार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। पिलखाना थानेदार की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। शहर के पत्रकारों में इस घटना के बाद आक्रोश है। शहर के पत्रकारों ने पुलिस पर आक्रोश जताया है। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में जिस तरह से मीडिया का गला घोटा है, उसे लोकतंत्र का चौथा खंभा शायद कभी नहीं भूल पाएगा। यूपी की कानपुर की बात करें तो जुल्म, ज्यादती और मुकदमे के भय से थर-थर कांप रहे हैं कानपुर के मीडिया कर्मी, क्योंकि जिस तरीके से खबर चलाने के बाद पत्रकारों पर यह स्थानीय प्रशासन, उत्तर प्रदेश की प्रशासन एक्शन ले रही है अपनी छवि को बचाने के चक्कर में, उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में पत्रकार इनकी कार्यशैली को भूलेगा नहीं और सवाल तो सत्ता से हमेशा करता है और करता ही रहेगा। इस पूरे मामले में हमारे साथ वो पीड़ित पत्रकार दिग्विजय सिंह जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी के छोटे अखिलेश के नाम से प्रसिद्ध सीतापुर से शिवम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पत्रकारों को ही इस तरह से टारगेट क्यों किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह के साथ हुआ क्या था। दिग्विजय जी, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ और किस तरह से मुकदमे आपके ऊपर किए गए हैं, क्या खबर थी और क्या मामला है, थोड़ा बताइए, फिर शिवम जी से बात करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं टीम से जी बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पत्रकारों की आवाज उठाई। और होता है कानपुर शहर में एक भगवत दास घाट बना हुआ है जो कि सरकारी जमीन है, जियो की लैंड है, रक्षा संपदा। और वहाँ पे क्रियाक्रम होते हैं, मतलब लोग जब मर जाते हैं तो उनके दाह संस्कार वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे सूचना आ रही थी काफी समय से कि वहाँ पे जो अपने आप केयर टेकर बताते हैं सुरेश पंडा, उनकी बहू प्रियंका जी है, इन लोगों ने मतलब जब वहाँ पे घाट पर मट्टियाँ लेकर जाते हैं लोग, तो जब आदमी जाता है तो गमी में होता है, वहाँ बैठता भी है, टका टका वहाँ पड़े हैं तो टका टका में बैठ जाता तो गाली पक के भगाया जाता था उनको और लकड़ियों को गीला करके बेचा जाता था। ये वहाँ पे लोग बोल रहे थे। तो मैंने इसकी खबर जो है प्रमुखता से उठाई थी और काफी समय तक उठाता रहा। जब मैंने इसकी खबर उठाई तो इससे बौखला कर वो सच्चाई थी, जनता बोल रही थी, पत्रकार नहीं बोलता, जनता बोलती है। तो जनता बोल रही थी, सबकी खबरों में सबकी बाइट लगी हुई है। तो जब मैंने इसकी खबर बनाई तो कोई सौरभ पांडे करके कोई पत्र है वकील साहब, वो अपने आप को बता देते मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने मुझको बहुत धमकी दी, मानहानि की बात की। तो मैंने कहा कि वकील साहब आप फैसला करिए कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए, पर धमकी न दीजिए। वकील का काम होता है कि मुकदमा कर देना या नोटिस भेजना। मैंने उनसे बात की, उसके बाद ये मामला शांत हो गया। फिर एक बार मैं दूसरी बार डेट में गया, क्षेत्र की डेट हो गई थी, तो वहाँ पर मुझे प्रियंका द्विवेदी द्वारा घेर लिया गया। 10-15-20 औरतों के साथ मिलकर मेरे को हमला करने की पूरी प्लानिंग थी। तो मैंने फिर थाने को फोन करके वापस कराया जी। थाने से फोर्स आई तो उन्होंने मुझको वहाँ से निकाला। तो मतलब मेरे साथ बहुत बदतमीजी और मेरे ऊपर बहुत मुकदमे मतलब लगवाने के लिए उन्होंने औरतों को बुला लिया था, इनके ऊपर गलत मुकदमे लिखेंगे आपके ऊपर। 323, 504, 506, 501 ये मारपीट बलवा की धारा लगी है। खबर गलत चली है, खबर क्या चली है ये अलग मैटर है, लेकिन जो धाराएं हैं ये तो बलवा और मारपीट की धाराएं आपके ऊपर लगी हैं। ये मेरा सब कुछ हो ही नहीं ऐसा। वो जब मैं वहाँ खबर मारने गया तो वहाँ ना मेरी किसी से बात नहीं, ना कोई बहस हुई। मैंने वहाँ खबर मारी, वहाँ जो पीड़ित थे, जनता थी, उसने बोला एक ही बात है। और बाकी वहाँ पे उनके प्रांगण में भगवत दास घाट में कैमरे लगे हुए हैं और वो वॉइस रिकॉर्डिंग के हैं, ये स्वयं प्रियंका द्विवेदी जी ने बताए हैं। तो अगर मेरा बलुआ हुआ, मैंने किसी को अपशब्द बोला है तो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लें और सीसीटीवी फुटेज निकाल लें। बल्कि मेरे पास पूरे वीडियो है जो प्रियंका द्विवेदी जी उनको गाली बक रही है, मेरे पास वो पूरी वीडियो है, पर उनके पास कुछ नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब ये पुलिस है, क्या करे, ये तो सरकार जाने, सरकार देखे, इस पर लगाम लगाने की है ऐसे पुलिस। चलिए, दिग्विजय जी लौट रहे हैं आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। अभी साथ में शिवम जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं। सवाल तो इस पूरे मामले में हमें सत्ता पक्ष से करना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष सुन कहाँ रहा है किसी की, ना स्थानीय प्रशासन की वो सुन रहा है, ना पत्रकारों की बात को सुन रहा है तो विपक्ष की नेताओं की बातों को सुन रहा है। तो हमारे साथ विपक्ष के नेता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, शिवम जी, उनसे बातचीत करेंगे। शायद हो सकता है कि इनकी बातों को ध्यान से सुने। पत्रकारों का तो कोई वजूद ही नहीं रह गया आजकल, ना कोई प्रशासन इस पे मामले में उनकी आवाज को समझ रहा है, उनकी खबर को देख रहा है, ना उस पर संज्ञान ले रहा है।
और ना सरकार की भी बात कर लें तो उस तरीके से है। मजबूरी है कि हम ऐसे मामलों में विपक्ष के नेताओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि विपक्ष के नेता इस आवाज को उठाएं और वहां मौजूदा सरकार तक पहुंचे और हो सकता है इसमें पूरी तरह से कार्रवाई हो। शिवम जी, पत्रकारों के ऊपर आए दिन हमले किए जा रहे हैं। पहले तो गुंडे बदमाश करते थे, अब पुलिस प्रशासन ऐसे ऐसे धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दे रही है कि उसका जिंदगी चौपट हो जा रहा है उस पत्रकार का। ऐसे में कैसे कोई लोगों की समाज की बात को उठाएगा, कैसे आप तक पहुंचेगी? और आपकी पार्टी क्या कर रही है ऐसे मामले में? देखिए, न केवल पत्रकारों पर लेकिन आज विपक्ष के लोगों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई बात सरकार को नहीं पसंद आ रही है या सरकार को लगता है कि वो कोई बात उनके खिलाफ है तो उस पर कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित हो जाती है। मुझे याद है कि एक बार किसी पत्रकार ने ये सच बता दिया था कि बच्चों को दाल में पानी मिलाकर दिया जा रहा है, और उसकी जब खबर चल गई, उसकी जब खबर लोगों तक पहुंचने लगी तो प्रशासन ने उससे मुकदमा लिख दिया। दूसरी घटना जब सामने आई कि बच्चों को मिड डे मील में दूध में पानी मिलाकर दिया जा रहा है, उस खबर को जब प्रेस के लोगों ने चला दिया तो उस पत्रकार पे कार्रवाई हो गई। इसी तरह एक घटना और जब मिड डे मील के सामने आई, उसमें ये तय हुआ और ये सामने आ गया कि बच्चों को नमक के साथ रोटी दी जा रही है। उस पत्रकार को शासन और प्रशासन ने जेल भेज दिया था। आखिरकार क्यों? बिल्कुल बिल्कुल शिवम, इसीलिए तो बात तो आगे धीरे धीरे ये बिगड़ती जा रही है। अब पत्रकार अपनी कलम चलाने के लिए उनको सोचना पड़ जा रहा है। जातिवाद की राजनीति के साथ साथ अब पत्रकारों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। आए दिन खबर चल रही है, खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि बिल्कुल तानाशाही चल रही है प्रदेश में? देखिए, सरकार सारे नियम कानून को ताक पर रख करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दे रही है। सरकार का जो मन हो रहा है सरकार वो कर रही है। अगर पत्रकार को आप निष्पक्ष नहीं होने दोगे, आप अगर दबाव बनाओगे तो लोगों के सामने सच कैसे आ पाएगा? सरकार को वही पसंद है जो सरकार चाहती है, इसलिए सरकार वही चलना पसंद करेगी जो सरकार चाहती है। इसलिए जो सरकार को पसंद नहीं होगा सरकार उसे चलने नहीं देगी, सरकार उसे सुनना नहीं पसंद करेगी। तो क्या समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में कुछ करेगी? ये कैसे ही पत्रकारों पे हमले होते रहेंगे, पत्रकारों की आवाजों को दबाया जाएगा? एक पार्टी अगर इस तरह से कर रही है तो क्या विपक्ष को नहीं चाहिए कि इसमें आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए? न केवल पत्रकार बल्कि उत्तर प्रदेश में जिनके साथ अन्याय हो रहा है समाजवादी पार्टी उन सबके साथ खड़ी है। मगर सवाल ये है कि आखिरकार इतना अन्याय आखिरकार कब तक होगा लोगों के साथ? देवरिया के मामले में अगर देखा जाए शिवम जी, तो वहां पर सोशल मीडिया को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाकी जो उनकी चुनिंदा मीडिया है वो काम कर रही है। तो क्या लग रहा है कि पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन शासन का जिस तरीके से सिस्टम उनका चल रहा है, ये ठीक है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, आज के समय में पत्रकार को दबाना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने के बराबर है, और इससे लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर होगा। जब तक दोनों पक्ष की बात को न सुन लिया जाए, दोनों पक्ष की बातें सामने ना आ जाएं, तब तक ये कैसे तय किया जा सकता है कि कौन अपराधी है या कौन दोषी है? अगर दोषी एक पक्ष है तो दूसरा दोषी पक्ष भी है। जी, एक सवाल करेंगे दिग्विजय जी आपसे कि अभी आपके ऊपर इस तरीके से धाराएं लगा दी गई है, बिल्कुल 304, 506, ये तमाम तरह की धाराएं जो लगा दी गई हैं आपके ऊपर। मारपीट की खबर गलत चली है, उसकी धाराएं अलग होती है, लेकिन यहाँ पे मारपीट अभी फिलहाल इस पूरे मामले में आपके स्थानीय जो पत्रकार की जो यूनिट होता है, यूनिटी होती है, वो क्या कर रही है? क्या आपने इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों से मुलाकात की? क्या जवाब मिला है उधर से आपकी तरफ से? मैंने उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन क्या त्योहार के चलते उच्च अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई है। और अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने मुझको किया है, मुझको गाली बकी है, मैंने गाली नहीं बकी, मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला। कोई पत्रकार लड़ता नहीं है, वो अपनी कलम से लड़ता है, कलम से अपनी बात बोलने का प्रयास करता है। मैंने वही काम किया, और मैं जब थाने में गया अपनी एप्लीकेशन लेकर, तो थाना के इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने कहा कि मैं आपकी एप्लीकेशन नहीं लिखूंगा। मैंने कहा सर क्यों नहीं लिखेंगे? तो बोले नहीं मैं नहीं लिखूंगा, वो घाट का मामला है। तो घाट से क्या आवश्यकता होगी तो कोई ना कोई तो बोलेगा ना, कोई ना कोई तो आवाज अपनी उठाएगा ना समाज, अगर कोई गलत कार्य हो रहा है। तो मैंने वही किया है। और बात रही मेरे संगठन के बारे में के, तो विभिन्न जो संगठन है वो उनका सपोर्ट मिल रहा है मुझे कानपुर में। और हमारा संगठन है ऑल मीडिया नेशनल प्रेस क्लब, ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन, ये सब हमारे सहयोगी हैं। कानपुर प्रेस क्लब मतलब सारे में सहयोगी है, और ये सब आवाज उठाएंगे, क्योंकि मामला जैसे जैसे बढ़ रहा है आगे सबके कानून में जा रहा है।
तो मामला और गर्म हो रहा है। ये सब मेरे साथ है, मुझे विश्वास है ये सब सहयोग करेंगे मेरा, जो भी कानपुर में पत्रकार संगठन है। बिल्कुल। तो आज मेरी तो कल तेरी बारी है। बिल्कुल शिवम जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, कानपुर में पिछले कुछ दिनों में तमाम ऐसे होटलों पे छापेमारी गई, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, तमाम आए दिन वहां पे खबरें चलाई जा रही है हम लोगों के द्वारा कि हुक्का बार में नाबालिग बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। जगह जगह की इस तरह की खबरें आ रही हैं जो क्राइम को बढ़ावा दे रही हैं। दिन प्रतिदिन वहां पे क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या प्रशासन को पत्रकारों को पीड़ित करने से बेहतर नहीं होता कि जाकर के ऐसे मामलों पर रोक लगाए? वो देखिए, शासन प्रशासन को जांच करके वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए जो दोषी हो, और जो दोषी नहीं है उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसलिए बिना जांच करे, बिना पूरी पड़ताल की किसी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और पत्रकारों को निष्पक्ष अगर काम कर रहे हैं तो उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता कैसे हो? सरकार सत्ता से अगर सवाल पत्रकार कर दे रहा है तो वो बिल्कुल गलत, माफिया दबंग गुंडा उसको बता दिया जा रहा है, तो कैसे कहा जाएगा कि नहीं निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष कोई खबर चलाए? देखिए, जब अन्याय बढ़ जाता है और अन्याय की सीमा पार हो जाती है तो इसका मतलब परिवर्तन होने वाला है। आने वाले समय में सरकार का परिवर्तन हो जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा पूरी तरह से। अब सरकार के पतन का समय है, अंत का समय है, इसलिए चीजें इतनी बढ़ रही हैं। चलिए, आप दोनों भाइयों का समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शिवम जी थे और पीड़ित पत्रकार दिग्विजय सिंह थे। इन्होंने अपनी बातें रखी और इस पूरे मामले में साफ तौर पर आपको बता दें कि थाना प्रभारी सुनील सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीड़ित पत्रकार दिग्विजय सिंह की एफआईआर नहीं लिखेंगे। इस मामले को बढ़ता देख ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा के पत्रकारों ने कहा कि अगर कानपुर पुलिस कमिश्नर मुकदमा वापस नहीं लेते हैं तो हम सभी पत्रकार आंदोलन करने की सड़कों पर तैयार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज किस विषय को लेकर के आप खाना आए? मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और मैंने भगवत दास घाट पे हो रही अराजकताओं को देखते हुए मुझे सूचना मिल रही थी, जिसकी मैंने खबर चलाई थी। मैंने वहाँ पर लकड़ियों में पानी डाला जा रहा था, वहाँ पे लोगों ने हमको बताया, जो लोग अपनी मिट्टियाँ लेकर जा रहे थे, पार्थिव शरीर को लेकर वहाँ पे क्रियास्थली में जा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी भैया हो रहा है। मैंने उसकी खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशित करने के बाद मुझे एक वकील साहब है, उनका फ़ोन आता है, सौरभ द्विवेदी है, वो वकील है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मुझे धमकी मिलती है मानहानि की। चलिए कोई बात नहीं, मैंने उसमें कुछ नहीं किया। उसके बाद मेरे क्षेत्र में एक डेट हो जाती है, मैं भगवत दास घाट जाता हूँ, उस डेट में वहाँ 100-200 लोग थे। उसके बाद प्रियंका द्विवेदी नाम की एक महिला है जो भगवत दास घाट में सुरेश पंडा की बहू लगती हैं, उन्होंने अपनी एक साजिशन भूमिका बनाकर 10-15 औरतें को खड़ा करके 2-4-10 गुंडे टाइप के लोग थे, घेर के हमको वहाँ गालियाँ बक रही थी दूर से, कहीं बाहर निकलेगा तो मारेंगे। लेकिन क्या कि वहाँ पर बहुत समाज सेविक लोग भी थे घाट पर, उन लोगों ने और मैंने थाना फील्ड थाने में फ़ोन करके अवगत कराया। थाने फील्ड थाने की फोर्स भी वहाँ पहुँची, उन्होंने हमको वहाँ से निकाला बाहर, क्योंकि अगर वो पुलिस ना पहुँचती और लोग न होते तो शायद मेरे ऊपर वहाँ हमला हो सकता था और कुछ घटना घटित हो सकती थी। घटना की एफआईआर तहरीर आपने दी तो फील्ड थाना द्वारा क्या किस तरह की कार्रवाई की गई? मैंने इसकी तहरीर थाने में दी तो थाना अध्यक्ष जी का कहना था कि आपके खिलाफ भी तहरीर आई है, और तो हमने कहा ठीक है, मेरे खिलाफ तहरीर आई है तो आप उसमें मुकदमा करिए, जो भी तथ्य हो, कोई जांच हो या कोई सबूत हो। मैंने जो भी खबर चलाई है वो पुख्ता है, वहाँ लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई पत्रकार बोलता नहीं है, लोग बोलते हैं, लोग बोल रहे हैं, उनकी सबकी वहाँ पे लोग सामने हैं, व्यापार मंडल के लोग सामने, कपड़ा व्यापार मंडल लोग, उन लोगों ने भगवत दास के खिलाफ के लिए बोला तो मैंने खबर चलाई। मैंने यहाँ तहरीर दी, लेकिन मेरी यहाँ पे तहरीर ले ली गई, लेकिन उस पर कोई मुकदमा पंजीकृत न करा गया, उल्टा मेरे ऊपर 3-4 धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। और तो आपके पास मतलब क्या एविडेंस कोई है? जो मेरे पास एविडेंस है, पूरे सामने वीडियो में जो महिला हमको गाली बक रही है, वहाँ जो लोगों को लेकर खड़ी है इकट्ठा झुंड बना के, उन सबके एविडेंस मेरे पास है। लेकिन थाना फील्ड थाना का कहना है कि मैं जांच करूंगा, उसके बाद मुकदमा करूंगा, बल्कि जांच में सामने वीडियो में महिला गाली बक रही है। जो महिला के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें एफआईआर लॉन्च हो गई? उसमें एफआईआर लॉन्च होगी। महिला खिलाफ पहले से भी 323-504 की घटनाओं का ये फील्ड थाने से रिपोर्ट भी दर्ज है, उसमें चार्जशीट भी वो महिला है, लेकिन उसके ऊपर ना कार्रवाई करके मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी, क्योंकि मैं
जन सरोकार में खबर लगा रहा था, खबर चला रहा था, जनता की भलाई के लिए मैं खबर चला रहा था। आपकी तहरीर पर क्या कार्रवाई? मेरी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं भी, एसएचओ का कहना है कि मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, जाइए जहाँ मन हो वहाँ करा लीजिए। मतलब क्या तानाशाही चला रहे हैं वो? तानाशाही फुल चला रहे हो, बाकी हमको भी देख लेने की अभी फिर धमकी दी गई है, शायद और भी मुकदमे मेरे ऊपर फर्जी टाइप पे लगा दिए जाए, जो बुरा जैसा है।